नमस्कार, आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की मीटिंग के अंदर। और हम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्सल इन्वोकेशन को उच्चारण करेंगे। Word in life, vibrant in every atom, word in light, shining in every creature, word in love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आज की मीटिंग में हमने इनवाइट करा है हमारे नए नेशनल लेक्चरर को, थियोसॉफिकल सोसाइटी के इंडियन सेक्शन के नए जो अभी हाल में लेक्चरर बने हैं, ब्रदर अरविंद नरवरे जी को। ब्रदर अरविंद नरवरे जो हैं काफ़ी पुराने लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। 1989 में ये मेंबर बने थे और उज्जैन के अंदर ये रहते हैं। वहीं पे विक्रम लॉज है, उसके ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और करंटली अभी प्रेसिडेंट हैं। ब्रदर अरविंद ने रिटायर्ड हैं, एज सीनियर मैनेजर थे बैंक के अंदर, और इन्होंने एमए करी है योगा के अंदर, और अभी करंटली वो जो है पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं योगा थेरेपी और नेचुरोपैथी में। साथ ही साथ ये काउंसलर भी हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, लोगों को बताते हैं फाइनेंस के बारे में, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, और उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आपका बहुत स्वागत है ब्रदर नरवरे जी। थैंक यू सो आप मच सर। हाँ, आज आप जो टॉपिक लेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है आई के तैमनी जी की, जो कि हमारे बहुत सीनियर एक वरिष्ठ मेंबर थे आई के तैमनी जी। उनकी किताब है सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म। उसमें करीबन 26 चैप्टर हैं। उसके चौथा और पांचवा जो चैप्टर है, जो पहला चैप्टर है चौथा, जिसके ऊपर आज ब्रदर अरुण बात करेंगे, वो है फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी, और जो दूसरा है चैप्टर है कंट्रोल प्योरिफिकेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ फिजिकल बॉडी। तो इन दोनों चैप्टर्स पे आज बात करेंगे, फंक्शन, कंट्रोल, प्योरिफिकेशन एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, फ्रॉम द बुक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म बाय आई के तैमनी। सो ब्रदर अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना लेक्चर आप आरंभ करिए। थैंक यू सो मच सर। सभी को मेरा प्रणाम, और स्पेशली आभारी हूँ राजीव सर का, दोनों राजीव सर का, कि जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। और सभी उपस्थित जो डेलीगेट्स हैं आज के, मुझे यहाँ दिख रहे हैं करीब 12 मेंबर हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी फिजिकल बॉडी के बिना, जो कंट्रोल में रहे हमारे, उसके फंक्शन अच्छे रहें और प्यूरिफाई रहे और सेंसिटाइज रहे। तो ये हमारे जो पूजनीय आई के तैमनी साहब की बुक, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया अभी, सेल्फ कल्चर, आत्म साधना, उसके फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि उस उनके पीरियड में इतना अच्छा प्रेजेंट हम करके लिए चले गए हमारे लिए, तो हम क्यों ना उसको आत्मसात करें, हमारे जीवन में अपनाएं और हमारी बॉडी को परफेक्ट रखें। बस यही उनकी इच्छा। और मुझे ऐसा लगता है, और 100% ये सही भी है, कि आई के तमिनी साहब को निमित्त मात्र बनाकर, कैटलिस्ट बनाकर, ये मास्टर्स ने उन्हें प्रेजेंट किया कि आप दुनिया को सेल्फ कल्चर की बुक में ये प्रेजेंट करके रखें। और इसका हिंदी अनुवाद हमारे भूतपूर्व विक्रम लॉज के जो अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गुप्ता साहब, उन्होंने इसको हिंदी में प्रेजेंट किया था। तो बिना किसी विलंब के मैं प्रारंभ करता हूँ। जब तक हमारा जीवन इस भूलोक पर है, हमारा बहुत काम इसी शरीर से चलता है। पहले हम इस शरीर का विचार करें। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, किसी विषय को समझना ही स्वाभाविक और
इसीलिए इसकी विधि है। इस विधि का संकेत इस बात से मिलता है कि हमारे शरीरों की जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये फिजिकल बॉडी को ही हम सबसे पहले सुव्यवस्थित करना चाहेंगे, शुद्ध करना चाहेंगे और सेंसिटाइज करना चाहेंगे, इस पर कंट्रोल करना चाहेंगे। और इसमें जो सिस्टम है वो ये है कि हम नीचे से ऊपर की ओर इसको ले जाना चाहेंगे। ये सिस्टम है इसका। फिजिकल बॉडी की जो फंक्शन है उसके काम लेने की विधि के बारे में भारत में एस्पिरेंट्स के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ एस्पिरेंट्स इससे संबंधित समस्या की ओर अत्यधिक ध्यान देते हैं और अनावश्यक बातों के लिए परेशान हो जाते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स उसकी उपेक्षा भी करने लगते हैं क्योंकि उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि फिजिकल वर्ल्ड का जीवन तो माया है। ये मानते हैं कि माया ही सब कुछ है हमारे लिए, जबकि ये सरासर त्रुटिपूर्ण है। अपना मानना त्रुटिपूर्ण है कि माया ही सब कुछ नहीं है। इस फिजिकल वर्ल्ड को कार्य करने के लिए जीवात्मा को एक यंत्र समझा जाए। यह एक नॉन लिविंग मशीन नहीं है, यह तो एक लिविंग मशीन है। इसीलिए इसकी एक निश्चित फ्रीक्वेंसीज है। यदि हम किसी यंत्र को काम में लेते हैं तो उसे सुव्यवस्थित वेल अरेंज रखना बहुत ही आवश्यक है। इसका एग्जांपल दिया है तेमिनी साहब ने कि जो म्यूजिशियन अपनी वायलिन को लापरवाही से रखता है और जब उसका काम पड़ता है तो फिर वो सही रूप से काम नहीं करता। इसीलिए जो वायलिन का जो ऑनर है उसको पर डे मेंटेन करता है, चाहे उसे एक वीक में यूज करे या 15 डेज में यूज करे, लेकिन उसको पर डे उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। ये मुझे उदाहरण दिया है। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उन्होंने एस्पिरेंट्स को फुलिश कहा है कि वह मूर्खतापूर्ण कार्य करता है। साढ़े छह तक पहले हम फिजिकल बॉडी के स्वरूप और कार्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके पश्चात ही हमें इसे कंट्रोल और शुद्ध करने के लिए जीवात्मा के कार्य के लिए इसे एक संवेदनशील यंत्र बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। आपने देखा होगा जो जनरली घोड़े को पालते हैं, हॉर्स को पालते हैं, तो उसके स्वभाव को अच्छी तरह जान लेंगे पहले कि ये कैसा काम कर रहा है, इसका नेचर कैसा है। इस ज्ञान की सहायता से वह आसानी से उसे काबू में ले लेता है। इस ज्ञान की सहायता से वह आसानी से उसे कंट्रोल में कर लेता है। और ऐसा ही एग्जांपल दिया है कि जब टीचर्स किसी स्टूडेंट्स की उसकी जो उभरती कला है, अगर उसने पहचान लिया टीचर ने कि नहीं ये लड़का इंटेलिजेंट है, इसका आईक्यू लेवल काफी टॉप पर जा रहा है, तो वो उसके स्थूल शरीर से अपने उसको कार्य के लिए कुशल यंत्र बनाने की कोशिश करता है। वो पूर्ण तरह हमारे कंट्रोल में हो और उसे अच्छी तरह हम जानना और समझ लेता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इसकी स्ट्रक्चर और इसकी आंतरिक गठन का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जाए। एनाटॉमी किसी भी प्रारंभिक बुक से इसकी आंतरिक संरचना की पर्याप्त जानकारी हमें मिल जाएगी। जो एनाटॉमी के मास्टर्स हैं, हमारे एमडी फिजिशियंस हैं, वो इसको जानते हैं। लेकिन अगर किसी कॉमन आदमी से पूछें कॉमन लैंग्वेज में कि भैया आपका लीवर किधर है, तो शायद वो बता नहीं पाएगा। तेमिनी साहब लिखते हैं कि हम बाकी सब जानते हैं, सौरमंडल जानते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन जिस बॉडी से हम डेली काम ले रहे हैं उसके बारे में नहीं पता है कैसा फंक्शन है। हमारे योगा में कहते हैं कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां काम करती हैं। नहीं नहीं जा सकते। लीवर किस ओर ये जान नहीं सकते हैं। आपको सूर्य की संरचना के बारे में जानकारी है, तत्वों की जानकारी है, पृथ्वी पर अपने जीवन काल के बारे में जानकारी है। जिस स्थूल शरीर से हम काम लेने उसके बारे में हम अननोन है। यह दुख की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अनावश्यक बातों के संबंध में व्यर्थ के ज्ञान से हमारा मस्तिष्क तो भर देती है, परंतु जीवन में जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिजिकल बॉडी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि हम बड़ी सरलता से इसे भिन्न देख सकेंगे। हमारा बोध यह होगा कि हम शरीर नहीं है। हमें यह मानना होगा कि हमारी बॉडी नहीं है, शरीर तो हमारा एक
मैकेनिज्म सिस्टम है। यदि हम शरीर से केवल भावी स्वरूप को जानते हैं तो अपने आप को शरीर मानने की संभावना ही अधिक, यह संभावना अपेक्षाकृत कम हो जाती है। यदि हम अपने मन में इसके वास्तविक स्वरूप को देख सकें, यह तो आधुनिक औद्योगिक संयंत्रों से भी अधिक कठिन और कठिन कार्य करने वाली एक लिविंग मशीन। हमारा अगला जो वर्क है फिजिकल बॉडी के कार्य को समझ लेना, द फंक्शन ऑफ द फिजिकल बॉडी। इसका उपयोग क्या है यह हमें समझना होगा। इस लिविंग मशीन की सहायता से जीवात्मा भौतिक जगत के संपर्क में आता है। धीरे धीरे उसका विकास लंबी प्रक्रिया और सौर मंडल के में कार्य देवी शक्तियों ने इस यंत्र को विकसित और पूर्ण किया। इसकी सहायता से जीवात्मा भूलोक की विषय वस्तुओं और दृश्यों के संपर्क में आ जाता है। आपने देखा होगा कि जो फिजिकल बॉडी की डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो धीरे धीरे विकसित हुई है। इसकी सहायता से जीवात्मा फिजिकल वर्ल्ड का ज्ञान प्राप्त करता है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से भावी जगत में परिवर्तन लाता है। फिजिकल बॉडी की डेवलपमेंट प्रोसेस में ये इंद्रियां क्रमशः विकसित हुई है, एकदम से विकसित नहीं हुई है। फिजिकल वर्ल्ड के इस नॉलेज के लिए हमें इन ज्ञानेंद्रियों पर कितना निर्भर रहना पड़ता है, इसे एक साधारण सा हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल आप देखिए अपनी बॉडी पर भी आप कर सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक एक करके अपनी इंद्रियों का मार्ग धीरे धीरे बंद कर दे तो फिजिकल वर्ल्ड से उसका संपर्क खत्म हो जाएगा, वो उससे एंड हो जाएगा। तब केवल शेष रह जाएगा आपका कल्पना द्वारा निर्मित मानसिक प्रतिबिंब, फिजिकल वर्ल्ड के संपर्क से प्राप्त अनुभूतियों की मेमोरी। इस दृष्टि से फिजिकल बॉडी आसानी से लाने ले जाने वाला एक छोटा सा मैकेनिज्म या छोटा सा यंत्र रहेगा। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम फिजिकल वर्ल्ड के प्रकाश, ध्वनि आदि के कंपन ग्रहण करते हैं, इन कंपनों को अपने अंदर ले जाते हैं। इस प्रकार फिजिकल वर्ल्ड की विषय वस्तुओं से अपना परिचय कराना जीवात्मा के लिए पॉसिबल हो जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में अंतर में विराजित जीवात्मा के से प्रेरक संवेग और विचार प्राप्त करना, कर्मेंद्र के माध्यम से इन प्रेरक संवेगों और विचारों को भावी जगत में भेजना, बस इस लिविंग सिस्टम का यही काम है। हम हमारे दोनों पैरों पर इस मशीन को लेकर घूमते रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के विभिन्न भागों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं, परंतु फिर भी अपने आप को इस फिजिकल बॉडी को समझने की आदत हमारी इतनी पक्की हो गई है और हमेशा कहते रहते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम करूंगा, और ऐसी भाषाओं का प्रयोग जो वास्तविक तथ्यों के अधिक अनुरूप हो कि मैं अपने शरीर से यह काम करा रहा हूं, मैं अपने शरीर को वहां ले जा रहा हूं, तो ये हमारे कानों को बड़ा आश्चर्यजनित करता है। फिजिकल बॉडी की संरचना को समझने में अकल्टिज्म का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसी पर विचार करेंगे। तैमिनी साहब लिखते हैं कि फिजिकल बॉडी के संबंध में लगातार 2 शताब्दियों तक रिसर्च के परिणाम स्वरूप हमारे आधुनिक वैज्ञानिक उसके बारे में अत्यंत विस्तृत सूचना देने में आज भी असमर्थ है। ऐसी मांसपेशियां, ऐसी हड्डियां, ऐसे नर्वस सिस्टम, ऐसी नर्व्स, ऐसी ब्लड वेसल्स अच्छी तरह जांच के उसका वर्गीकरण किया गया, विभिन्न रस प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली गई। अकल्टिज्म साहित्य में इस भाग को छाया, यह आपने कहीं पढ़ा होगा, इथरी डबल या अन्नमय कोश, उसका रिसर्च किया है और जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के निचले 3 खंडों में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म से बना, जो हमारे जो प्राणमय कोश है ये तीनों चीजों से बना हुआ है। और फिजिकल वर्ल्ड के इन तीनों खंडों के अतिरिक्त 4 खंड और भी हैं। इन खंडों का पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म, ठोस, तरल और वाष्पीय पदार्थों से भी अंतर्व्याप्त है। वैज्ञानिक साइंटिस्ट आज भी इसके बारे में न कुछ बता पा रहे हैं और न कुछ रिसर्च हो पा रही है।
जिसे हमने कहीं पढ़ा हो, इथरिक डबल, छाया शरीर। इथरी इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये 4 शरीरों के सूक्ष्म पदार्थ को ईथर कहा जाता है। छाया स्वरूप इसलिए कि यह सूक्ष्म शरीर बिल्कुल फिजिकल बॉडी के समान और उसकी प्रति छाया है। यह तो स्थूल शरीर का एक सप्लीमेंट है। इन दोनों को मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। छाया शरीर प्राण के वाहक के रूप में कार्य करता है। प्राण स्थूल शरीर की क्रियाओं को विभिन्न प्रकार से संचालित करता है, उसे कंट्रोल करता है। और ये शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आज भी हम अगर पब्लिक से पूछे तो कहते हैं सर हम जो खाना खाते हैं उससे मिलती है, जबकि ये सरासर एक भ्रांति है। यह हमें सौर मंडल के सूर्य देव से प्राप्त होती है, शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। हमारी स्प्रिंग के प्लास स्थित एक शक्ति में समाहित विभिन्न अंशों को अलग अलग करता है। इन विभिन्न प्रकार के प्राणों की धाराएं शरीर के विभिन्न अंगों से अपना विशिष्ट कार्य करने के लिए सुनिश्चित वेसल्स द्वारा उन अंगों तक पहुंचाई जाती है। और सूर्य से प्राप्त जो किरणें हैं वो शायद शरीर को तैयार की गई प्राण शक्ति के रूप में फिजिकल बॉडी को जीवित करने का काम करती है, जिन्हें हम कहते हैं जीवनदायी शक्तियां, वाइटल पावर्स। फिजिकल बॉडी को भोजन पानी की आवश्यकता इन तंतुओं की मरम्मत करने, गर्मी पहुंचाने और कुछ अन्य कार्य करने के लिए होती है। और यही वाइटल पावर्स प्रदान करने के लिए हमारे विचार, जो निराधार भ्रम है, हमारी शंकाएं हैं, वो हमें दूर करना होगा। हम कहते हैं, वो लिखते हैं आगे कि अति भोजन की बुरी आदत से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। इस रोचक विषय से अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अकल्टिज्म की बहुत सारी किताबें हमको मार्केट में मिल जाएगी, इसलिए यहाँ उसको प्रेजेंट करना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। इसको आप डिफरेंटली पढ़ सकते हैं कि क्या इसका बेड इफेक्ट आता है। फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे अंगों और केंद्रों के कार्यों की संरचना आवश्यक है, जिसका उल्लेख इस बॉडी के संबंध में प्रायः अकल्टिज्म में किया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट, इन अंगों का कार्य बराबर बढ़ता ही जाता है। और हमारे बॉडी में जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन से है, उसका 10 मिनट हमने महत्वपूर्ण इसमें दिया है, क्योंकि बाकी तो हम वो कहते हैं कि हम एनाटॉमी की बुक हाथ में ले लें और पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। एक है थर्ड आई, तीसरा नेत्र, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका उन्होंने इस सेल्फ कल्चर में उल्लेख किया है। इसका स्थान ब्रेन में है। एनाटॉमी इसके वास्तविक कार्यों के विषय में बहुत ही कम जानते हैं। जूलॉजी के इन अंगों को जूलॉजिस्ट जो है, जो जूलॉजी शास्त्री हैं, जीव शास्त्री, इन अंगों को प्रारंभिक मानते हैं। इनके अनुसार विकास की पूर्व अवस्था में इनका कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान अवस्था में इनका कार्य फिजिकल बॉडी के विकास और प्रोटेक्शन के लिए रस पहुंचाने का काम। अकल्टिज्म इसको अच्छी तरह से जानते हैं। मानवीय विकास की आगे की अवस्था में इनका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिट्यूटरी ग्लैंड वह ऑर्गन्स है जो बुद्धि और हायर मनस के लोगों के कंपनों को स्थूल मस्तिष्क से ले जाने का कार्य उसका गेट है, उसका द्वार है, उसको खोलता है। अकल्टिज्म के प्रत्येक उच्च साधक को इसे अनुप्रमाणित करने का प्रशिक्षण लेना ही होगा। थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड के माध्यम से विचार का संक्रमण होता है। उसके अनुप्रमाणित हो जाने पर मनुष्य अपने मस्तिष्क से कोई भी विचार दूसरे के मस्तिष्क तक पहुंचा सकता है। तो ये पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको डिटेल लेना चाहता हूँ। थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, कहीं पढ़ा हो हम आपने, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि रिवीजन ही है। इसको आज्ञा चक्र से इफेक्टिव माना है। इसके शरीर का छठा चक्र होता है। ये हमारे शरीर का जो 7 चक्र है हमारे शरीर में, उसमें छठा चक्र जो है ये पीनियल ग्लैंड थर्ड आई से जुड़ा हुआ। माना जाता है कि ये चक्र हमारे माथे के बीच में हमारी भुवों के मध्य समानांतर स्थित होता है। इससे हमारी धारणा
हमें अवेयरनेस, हमारी स्पिरिचुअलिटी और संचार से जुड़ा हुआ माना जाता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जब आपका आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई खुली हो, यह आपको असीम ज्ञान, बुद्धि और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। साथ ही यह आपके आध्यात्मिक संबंध को भी गहरा कर सकती है। पीनियल ग्लैंड का जो शेप है वो एक मटर के आकार की ग्लैंड के रूप में होता है। आपने देखा होगा पीनियल ग्लैंड, आप गूगल पर खोले तो एक मटर के आकार की होती है। और हाइपोथैलेमस या पेट्यूलरी ग्लैंड के पास स्थित होती है। यह ऋषि मुनियों का ध्यान लगाने का सबसे अच्छा उपकरण है। इसे सर्वोच्च सार्वभौमिक संबंध स्थापित करने का अंग माना जाता है। यह ग्लैंड मेटाबॉलिज्म हार्मोन का उत्पादन करती है। ये नेचुरल लय होने से सोने या जागने का टाइम टेबल डिसाइड करती है। देखा कितना आश्चर्यजनक ये ऑर्गन है। प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इफेक्टिव करती है। अब आप प्रश्न करेंगे कि साहब ये अगर थर्ड आई हम खोल लें तो क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो बताते हैं कैमिनी साहब। मानसिक स्पष्टता, बेहतर एकाग्रता, स्पष्ट आत्मविव्यक्ति, मजबूत अंतर्ज्ञान, आनंद की भावना, निश्चितता और अंतर्दृष्टि, खुद के बारे में सटीक व गहरी समझ हासिल करने की क्षमता देती है। ये थर्ड आई के बारे में मैंने कुछ आपको डिटेल बताया। इसके विधियों के बारे में डिटेल्स में लिखा है हमारी थियोसॉफी की बुक्स में। कैसे करें, ये प्रश्न भी उठता है कि अरे सब थर्ड आई कैसे जागृत करें, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि अपने विचारों से आंखें बंद करके थर्ड आई को खुलने का ध्यान करें। आंखें बंद कर दें और मेडिटेशन करें, अपने मन को कंट्रोल करके उससे सक्रिय करें। आहार में सुधार लाएं, सात्विक आहार लें। माथे पर कहते हैं ऑर्गेनिक ऑयल या नेचुरल ऑयल लगाएं। हमारे सिर पर अगर ऑर्गेनिक कोई अच्छा मिल जाता है उसे लगाएं। सुबह को जब सूर्य की लालिमा रहती है उसको नंगी आंखों से देखें। ध्यान और जप का अभ्यास करें। अतिरिक्त मदद के लिए कुछ आध्यात्मिक जो कुछ क्रिस्टल्स हैं, स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स, उनके नाम भी यहाँ मेंशन किए गए हैं, उनका उपयोग करें। जैसे जामुनिया रत्न, बैंगनी पुखराज, तूरमती रत्न, रोडोनाइल और ताजवर्त रत्न, ये कुछ क्रिस्टल्स हैं। इनका उपयोग हम थर्ड आई को जागृत करने के लिए, सक्रिय करने के लिए कर सकते हैं। हमें हीलिंग एनर्जी मिलेगी। डाइट में भी थर्ड आई का इफेक्ट है। डाइट में हम कोको पाउडर का ज्यादा यूज करें। लहसुन, नींबू, तरबूज, चक्रफूल, शहद, नारियल तेल, भांग के बीज, धनिया पाउडर का ज्यादा यूज करें। जिनसेंग पाउडर का ज्यादा यूज करें। विटामिन D3, ये जो है कुछ एडिबल्स बताए हैं जिससे हम थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं। और थर्ड आई के बारे में हम जानते हैं, भोलेनाथ ने एक बार कामदेव को शांत करने के लिए थर्ड आई जागृत किया था। ये हम सबके पास है, बस हम उसको सुषुप्तावस्था में रखते हैं, उसको एक्टिव नहीं कर पाते हैं। अगर ये वाकई में हम एक्टिव करते हैं तो हमारा स्पिरिचुअल पावर्स, हमारी स्पिरिचुअल मसल्स डेवलप होगी। हमारे बॉडी में स्पिरिचुअल मसल्स हैं, उसको भी हम शांत रखते हैं, दूसरे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो निश्चित रूप से हम उसका यूज नहीं ले पाते। भगवान ने, मास्टर्स ने हमको प्रत्येक को पिनियन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है, तो उनको जागृत करके रखें। ये हमारा बॉडी का एक फंक्शन, उसको कंट्रोल है जो उसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, क्योंकि समय सीमा है, प्यूरिफिकेशन एंड सेंसिटाइज ऑफ द फिजिकल बॉडी। ये सच है कि फिजिकल वर्ल्ड के स्वरूप में कुछ ऐसी सीमाएं निहित हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, परंतु इन सीमाओं के होते हुए भी जीवात्मा के यंत्र में हम शरीर को जैसा है उससे अब अधिक और कुशल और सक्षम बनाने की, उसे पावरफुल बनाने की कोशिश करें। जो सिद्ध पुरुष, हमारे देवत पुरुष हैं, उन्होंने करके बताया।
मास्टर्स कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह था। कैसे मास्टर्स बना? ये सब हमारी फिजिकल बॉडी के कंट्रोल, फिजिकल बॉडी के फंक्शन, फिजिकल बॉडी का प्यूरिफिकेशन और फिजिकल बॉडी का संवेदनशीलता, सेंसिटाइजेशन कारण ही वो आज इस स्थिति में पहुंच गए, हमारे लिए पूजनीय। तो क्यों ना हम उन्हीं के रास्ते पर चलें। हम इस पुस्तक में सेल्फ कल्चर की समस्या का विवेचन सामान्यतः नहीं वरन एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। ये तैमिनी साहब ने बार बार इस लाइन को रिपीट किया कि पढ़ लिया और भूल गए, नहीं, इसको आत्मसात करने के लिए लिखा। वह है, इसका सीधा सा कंक्लूजन है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति। स्थूल शरीर के माध्यम से इसके संबंध में पहली समस्या इसको कंट्रोल करने की। इसको कंट्रोल बिना किए कंट्रोल किए सभी चीजें इम्पॉसिबल है। यहाँ पतंजलि साहब का वो डॉक्टर साहब को हम बार बार सुनते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। इस सेंटेंस को हमको अपनाना होगा, इसको आत्मसात करना होगा, इसको प्योर करना होगा, इस बॉडी को इसी सेंटेंस से योग चित्त वृत्ति निरोध, इससे हमें इसे कंट्रोल करना होगा। यहाँ एक एग्जाम्पल वो देते हैं तैमिनी साहब कि एक घोड़ा है, अगर वो दौड़ लगा के जा रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें उसको उसके चाबुक से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यही उन्होंने किया कि हमारे मन को कंट्रोल करके, हमारे चित्त की वृत्ति को रोककर, हमारे मन को कंट्रोल करके ध्यान और धारणा को अपनाना होगा, तो ही ये चीज संभव है, तो ही हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो कंट्रोल में हो पाएगा। हमारी कॉन्शियसनेस को अपने आप को इस शरीर से अलग कर दे। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखें। हम अपनी चेतना को, अपने आप को इस शरीर से अलग कर दें, यथासंभव ये अनुभव करें कि हम इस शरीर से भिन्न हैं, इसके स्वामी हैं। फिजिकल बॉडी के विषय में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता की चर्चा करते समय ये कहा गया कि इस ज्ञान का परिणाम यह होगा कि अपने मन में अपने इस शरीर से पृथक पाने की थोड़ी सी क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी। इस सेपरेशन और शरीर से अपने को भिन्न समझ पाने की शक्ति का विकास परिश्रम और बार बार अभ्यास करने से संभव हो सके। वो लिखते हैं, बार बार इसको लिख रहे हैं कि हमें स्वीकार करना होगा कि ये लिविंग मशीन है। फिर उन्होंने इस चीज को रिपीट किया है, आराम करने की उसकी इच्छा स्वाभाविक है। जिस बात का वह अभ्यस्त नहीं है उससे वह बचना भी चाहेगा। फिजिकल बॉडी पर निरंतर कड़ा अनुशासन रखने की आवश्यकता। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम जिंदगी भर उसके दास बने रहेंगे। भगवत गीता तथा वास्तव में सभी महान पुरुषों ने हमें इसके प्रति सचेत किया। फिजिकल बॉडी की गलत आदतों को बदलने में संकल्प शक्ति के दबाव और उसके तौर तरीके बदलने में पेशेंस और समझ से काम लेने पर उसे सहजता से कंट्रोल किया जा सकता है। ये कठिन नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अरे साहब ये तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ किताबों का ज्ञान है। नहीं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए विभिन्न प्रकार के तपों का उद्देश्य फिजिकल बॉडी पर इस प्रकार का कंट्रोल स्थापित करना, उसे जीवात्मा का आज्ञाकारी सेवक बनाना, ताकि जो कुछ भी कार्य से अधिक कराना है वह बिना अच्छी तरह, बिना किसी विरोध की कर सके। इस प्रकार के कंट्रोल के लिए प्रत्येक एस्पिरेंट्स अपने अलग अलग साधन अपना सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। जो एक व्यक्ति की आवश्यक है वो दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यक हो सकती है। फिजिकल बॉडी पर जब आपका कंट्रोल प्राप्त हो जाए तो हम चाहेंगे कि उसे प्यूरिफाई करें। और प्यूरिफाई का मतलब क्या है? फिजिकल बॉडी के ही संबंध में नहीं, हमारे वास्तवमय और मनोमय कोश जो डिजायर बॉडी है और मेंटल बॉडी है उसके संबंध में उसको प्यूरिफाई, उसकी पवित्रता का अर्थ वो लिखते हैं यहाँ पर कि हमारे शरीर में ऐसे तत्वों की, पदार्थों के सम्मिश्रण की
प्रधानता हो जानी चाहिए जो उच्च कंपनों को सरलता से ग्रहण कर सके। अगर ये बात हमने आत्मसात कर लिया कि हमारे हायर वाइब्रेशन से हमको आत्मसात करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते और निम्न कंपनों को एक्सेप्ट करने ही नहीं, उसे ग्रहण करें ही नहीं, तो बस हमारा बॉडी प्यूरिफाई होना शुरू हो जाएगा। वो लिखते हैं आगे, परिशुद्धि या प्यूरिफिकेशन का इतना अर्थ नहीं है कि शरीर में से निम्न स्तरीय पदार्थ को धीरे धीरे निकालकर उसे कम करके उच्च प्रकार के पदार्थ का अनुपात शरीर में बढ़ाया जाए। यह याद रखना होगा कि जीवात्मा फिजिकल बॉडी का उपयोग नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही कर सकता है। देखिए इफेक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम बताया हमारी बॉडी में। इस प्रकार से तो सारा शरीर ही जीवात्मा का यंत्र है, परंतु नर्वस सिस्टम एक विशिष्ट यंत्र है। इसके माध्यम से भावनाएं, विचार और जीवात्मा की अन्य उच्च शक्तियां फिजिकल वर्ल्ड में व्यक्त और सूक्ष्म चेतना में प्रकट होती है। अपनी जटिल संरचना के माध्यम से संपूर्ण शरीर स्नायु मंडल का पोषण करता है। मस्तिष्क में एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर हमारे ब्रेन में एक थोड़ा सा क्लॉटिंग हो जाए तो हमारा शरीर पूरा गतिहीन हो जाता है। शरीर के माध्यम से होने वाला जीवात्मा सारा कार्य रुक जाता है। जिस नर्वस सिस्टम में उसके स्नायु मंडल के कणों से उच्च कंपनों के कारण केवल कॉन्शियसनेस समस्त कार्य कर पाती है, वो शिथिल हो जाता है। स्नायु मंडल अपने पोषण के लिए अपने शरीर पूरी बॉडी पर निर्भर करता है। स्थूल शरीर की गुणवत्ता के अनुरूप ही स्नायु मंडलीय पदार्थों की गुणवत्ता डिपेंड करती है। जो हम खाते पीते हैं उसी से हमारी फिजिकल बॉडी का निर्माण होता है। हम कभी नहीं सोचते कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। स्वाभाविक है इस आहार के गुणों पर ही हमारी फिजिकल बॉडी की गुणवत्ता निर्भर करती है। अकल्टिज्म के आहार को स्वीकार करें, जिसे हम सात्विक भोजन करते हैं। संवेदन क्षमता पर प्रत्येक का क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी हमें ध्यान देना होगा। हम जानते हैं अच्छी तरह भोजन 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो हम सात्विक ही ग्रहण करें, ये पहली कंडीशन है। राजसिक आहार लेंगे तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, सात्विक लेंगे तो हम स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, हमारा सामंजस्य, हमारी मधुरता बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान के साधक को अंतिम श्रेणी में यथासंभव अपने आहार का सिलेक्शन करके रखना होगा। वो यहाँ एक चेतावनी देते हैं, अपने आहार के इस चयन सिद्धांत में अति होने की संभावना बहुत है। अति बड़ी, अविवेकपूर्ण और निश्चित परिपाटी के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कुछ हिंदू कम्युनिटी इसे अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ मानती है। ये देखकर दुख होता है। वो लिखते हैं कि जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए उसके प्रयत्न प्रायः चूल्हे चौके तक ही सीमित रहे। शरीर की परिशुद्धि तो लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। अकेले बॉडी की शुद्धि से आध्यात्मिकता उसी प्रकार प्राप्त नहीं की जा सकती जैसे केवल एक अच्छे 10 मिनट हो रही है, 10 मिनट हो रही है। केवल एक अच्छे वायलिन से मधुर संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि प्यूरिफाई के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाता तो यह प्रायः निरर्थक ही होगा। जिस व्यक्ति का हेल्थ समूचा अच्छा है उसे अपने शरीर का भान नहीं होता। उसके विपरीत उसका जब शरीर गड़बड़ हो जाता है, जब उसे मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। ये कितनी बढ़िया एक कड़वा सच लिखा है उन्होंने कि हमारी बॉडी अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ही हमें मालूम होता है कि हम कहीं न कहीं हमें कहीं प्रॉब्लम है। रोग मन में निरंतर विक्षेप उत्पन्न करते रहते हैं, इसलिए योग मार्ग में इसे एक बाधा माना है और कहते हैं कि योग में कोई बीमार या कोई रुग्णावस्था में है उसे योगा से दूर रखा जाता है।
हेल्दी पर्सन को ही योगा के लिए किया जाता है कि रोगी है तो आप पहले ठीक होके आइए। बहुत बार तो रोग आंतरिक द्वंद्व और आत्म संयम के अभाव को परिणाम होता है। इन कारणों को दूर करने के रोग भी दूर हो जाते हैं, परंतु कुछ अवस्थाओं में रोग पूर्व कर्मों का फल होता है। ऐसी बहुत सारी डिसीज हैं जो हमारे पूर्व कर्मों से इफेक्टिव होती है। आगे वो लिखते हैं कि फिजिकल बॉडी की जीवात्मा का एक उपयुक्त अंतर बनाने का तथा फिजिकल कॉन्शियसनेस में जीवात्मा अपने लोगों की कुछ झलक पाने की समस्या पर विचार करते समय एक बात पर और विचार करेंगे। हम देख चुके हैं कि फिजिकल बॉडी की प्यूरिफिकेशन क्यों आवश्यक है। वो लिखते हैं, वीणा का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि संगीत के क्षेत्र में एक उदाहरण उन्होंने दिया यहाँ पर कि उसकी जो वीणा की जो कसावट है या उसके जो वेरियस तार हैं जैसे लोहे, तांबे या प्लेटिनम का, तो उनकी फ्रीक्वेंसी उसी मेटल्स के ऊपर इफेक्ट करती है। तारों से प्राप्त संगीत, स्वर संगीत उसकी कसावट पर निर्भर करता है। तार जितने अधिक कसे होंगे तान उतनी ही अधिक अच्छी होगी। इसलिए नर्वस सिस्टम में प्यूरिफिकेशन, और ये जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है मेटल्स का, लोहा, तांबा और जो भी दिए हैं प्लेटिनम, ये डिपेंड करता है कि आपका खान पान कैसा है, आपकी बॉडी में क्या है, उसी से उसके वाइब्रेशंस निकलेंगे या उच्च कंपन को ग्रहण कारण ही हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादा ही सेंसिटिव हो पाएगा। यदि केवल परिशुद्धि ही या प्यूरिफिकेशन ही पर्याप्त होती तो शुद्ध और सेंसिटाइज शरीर वाले माता पिता के उच्च कंपन जन्म से ही शुद्ध आहार द्वारा पोषित किसी बालक के लिए उच्च जीवन की संपर्क स्थापित करना होता। लेकिन यह सरासर गलत है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम आपके डिपेंड करता है आपके खाने पीने पर, और यह उसी का भोजन है। परिणाम स्वरूप फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन होते हैं, इसका विस्तृत उल्लेख यहां किया गया है कि फिजिकल बॉडी को सूक्ष्म कंपनों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ज्ञान आवश्यक भी नहीं, परंतु इसका चाहिए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फंक्शन में, कि नर्वस सिस्टम के परमाणु में प्रवाहित होने वाली शक्तियों में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। यह स्पष्ट है कि फिजिकल बॉडी को एक ऐसा संवेदनशील यंत्र बनाना सरल काम नहीं है जिसके माध्यम से जीवात्मा फिजिकल वर्ल्ड से निर्बाध गति से कार्य कर सके। यह इतना इजी नहीं है। यही कारण है कि जो सच्चा अकल्टिस्ट है, अकल्टिस्ट में है, वो लंबी और कड़ी साधना इसमें आवश्यक है। इस कार्य में वो ही सफल हो पाते हैं जिनमें असाधारण धैर्य और लगन होती है। परंतु इसका कारण यह नहीं है कि हम यह साधना किसी के एडवाइस लेकर नहीं करें। इसमें कहा गया है, उन्होंने लिखा है कि यह किसी अच्छे कृपा पात्र गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल बॉडी का जब मामला आता है तो इसके जो फंक्शन है, इसके कंट्रोल है, इसके प्यूरिफिकेशन है, इसका सेंसिटाइजेशन है, हमारा एक गुरु होना चाहिए, तो ही हम इसमें सफल होते हैं। तो ही हमारा इसमें एक वर्ड इन्हें लिखा है कि रिकेपिटुलेशन ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप इसको अच्छे से रखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में एक गुरु बना, और इस तरह से ये मेरा चैप्टर यहाँ समाप्त हो रहा है सर। इसमें कहीं जो मैंने आपको बताया था थर्ड आई के बारे में, ये भी आप इसका ध्यान रखें, और शिव के बारे में जरूर, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम सब जानते हैं, और हम सब इसको आत्मसात करें। यही हम सबसे निवेदन है कि हमारे शरीर को हम कैसे अच्छा रखें, योग के द्वारा अच्छा रखें, क्योंकि बिना योग साधना के हमारी फिजिकल बॉडी उसके वर्क ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें जैसा कि हम डॉक्टर साहब को बार बार सुनते हैं, अष्टांग योग का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, इसका हम पर डे प्रतिदिन शपथ लें
कि हम इसके बिना हमारा कोई काम नहीं करेंगे। जब तक हम अष्टांग योग का पालन व्यक्तिगत रूप से नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। और थैंक यू सो मच सर। मेरा चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है जी। और मैंने कोशिश किया सर, ये 2 दिन का चैप्टर था, लेकिन मैंने फिर भी इसको शॉर्ट में, क्योंकि 4th चैप्टर और 5th चैप्टर दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब का और माथुर साहब का था कि इसको कवर करें, तो थैंक यू सो मच। और आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर मनील ग्रोवर भी जुड़े हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार सभी को नमस्कार जी। मैं डॉक्टर मनील ग्रोवर हूँ, चंडीगढ़ से हूँ। मैंने अभी अभी थियोसॉफी के बारे में जाना है और सोसाइटी का मेंबर है। आशा करता हूँ कि सबसे और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और आगे कुछ अच्छा होगा। अभी रवनीत भी आई थी ना डॉक्टर हाँ, साहब? रवनीत जी को भी मैंने बोला था, वो आई थिंक शी हैज जस्ट लेफ्ट द मीटिंग, वो कहीं जा रही है शायद। कोई नहीं। अच्छा सर। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज। सर 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 डिस्टर्बेंस हो रहा है सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हेलो, नमस्ते, मैं शीतल बोल रही हूँ, नागपुर से बात कर रही हूँ। बंधु नरोरी जी, आपने तो सच में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो क्रिस्टल्स बताए, तो क्या वो पहले से आपने अनुभव लिया है क्रिस्टल्स पहनने से? जो आपने कुछ क्या क्रिस्टल्स के नाम बताए, जो प्रश्न आपने प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि बीच में आपने कुछ बोला कि ध्यान धारणा के लिए जो भी कंसंट्रेशन के लिए क्रिस्टल्स के नाम बताए आपने, या पिनेल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए कुछ क्रिस्टल्स के नाम बताए आपने। जी जी जी। हाँ, तो क्या आपने उसका अनुभव लिया है? बिल्कुल। जब अच्छा। सिस्टर, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल पावर कमजोर होता जा रहा है और नेगेटिव इफेक्ट्स मेरे पास ज्यादा आते हैं, जब मैं इसका उपयोग करता हूँ। और इसमें ध्यान का बहुत महत्व है। हमको हाँ, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तेमिनी साहब ने भी लिखा है कि किसी गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी, जब तक इसमें डीप में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि इसको एक्टिवेट हम कर सकते हैं। जैसे कुछ हमारी जो सात्विक भोजन है, उसको हम आत्मसात करें, और ईश्वर को साक्षी मानकर, परम सत्ता के जो गूढ़ रहस्य है, उनके अभिव्यक्ति को मानकर अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो पावर हमारी मसल बना के यानी ये कोई भी साधनाएं गुरु मार्गदर्शन के बगैर नहीं होनी चाहिए, एक गुड टीचर जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही मेरे ख्याल आपने से ये मैंने छोड़ दिया है। हाँ आज है, वो हाँ भी जी, हमारे गुरु चाहिए। मुलायम है, मणिपुर से ये जो करना है। हाँ, एक हम एक चुके एक मिनट, जिनके भी ये राजीव अनम्यूट कर दो। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी अनम्यूट नहीं हो रहा राजीव। सिस्टर वसुमती जी कुछ बोलना चाह रही है। हाँ जी जी, अगर आप सबका अनुमति हो तो थोड़ा सा कुछ जिज्ञासाएं भी थी। और सबसे पहले तो इतनी सुंदर स्पष्ट जो स्थूल शरीर और उससे जुड़े हुए स्नायु तंत्र और इन सब के बारे में जो भी आपने बताया, सब बहुत ही सुगम्य हो गया जिस तरीके से आपने जी बताया।
लेकिन एक जगह आपने बोला था कि वीणा के तार कसे जाएं, तो है कि वीणा का तार ना अधिक कसा होना चाहिए ना अधिक ढीला होना चाहिए, बिल्कुल तभी से उसमें मधुर बिल्कुल वॉइस बिल्कुल निकलती है। तो अति बिल्कुल सर्वत्र बिल्कुल वर्जयित किसी भी बात की, कोई भी साधना, उसमें गुरु की भी बात आपने कही और जो क्रिस्टल्स की बात आप कर रहे थे, मुझे लगता है कि ठीक है, वो बाहरी सपोर्टिंग जो जानकार लोग हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी ये सब ना भी जाने तो भी जी हमारे थियोसॉफिकल साहित्य में जगह जगह पर अपनी बॉडी, अपनी डिजायर बॉडी, अपने लोअर मनस को प्योरिफिकेशन करने का तरीका बताया गया है। जी और अगर हम गौर करें एनी बेसेंट और ये लेट बीटर साहब का जो थॉट पावर और इसमें इतना कुंजियां, इतना टिप्स दी गई हैं कि अगर आप वही डेली लाइफ में फॉलो कर लें तो उसके बहुत ही चमत्कारिक परिणाम निकलते हैं, अगर हम सीरियसली उसका अनुपालन कर लें। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मैं सोचती हूँ। सही बोला और आपने, ये बिल्कुल बात ठीक है, जैसे हमको नहीं भी जानकारी है क्रिस्टल्स की, तो आपके अंदर इतना, जिस समय विचारों का शुद्धिकरण होगा तो ऑटोमेटिक कोई बाहरी चीज आपको गिरफ्त में नहीं ले पाएगी। बाहरी चीज बिल्कुल आई मीन बाहरी थॉट पावर्स हमको कोई इफेक्ट नहीं करेगी अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल अपने प्योरिफिकेशन पर ध्यान देती हूँ। और बिल्कुल प्योरिफिकेशन भी क्या है, सारी चीजें त्याग कर अगर हम प्रेम का ही भाव अपने अंदर डेवलप कर लें क्या, और बहुत ही प्रेममय बढ़िया। हो जाएं, तो मुझे लगता है कि फिर किसी बाहरी सुरक्षा चक्र की हमें जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। नहीं, बिल्कुल और बिल्कुल सही बस बोला यही आपने। कुछ कहना चाह रही थी और आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत आभार। थैंक यू और आपको इतनी अच्छी वार्ता प्रस्तुत करने के लिए बारंबार साधुवाद, बहुत बधाई। जी, थैंक यू। आशीर्वाद, धन्यवाद आपका जी, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। माथुर जी, मेरी आवाज़ आ रही है अभी? अभी ठीक आ रही है राजीव। अभी ठीक आ रही है? हाँ हाँ। ठीक है। तो मेरे हाँ ख्याल से सर, अब आ नवीन, रही, सर आवाज आ हाँ, रही। राइट राइट, नवीन पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं? आपने जो है हाथ खड़ा करा हुआ है। जी सर। जी बोलिए बोलिए। हेलो। जी बोलिए हाँ बोलिए। बोले सर। जी सर, हाँ, नरवरे सर से मेरा प्रश्न था। एक तो जी मेरा नेट नहीं चल रहा था, डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार, तो बीच बीच बोलिए में बोलिए। मैं नहीं सुन पाया, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से नरवरे जी ने प्रस्तुत किया। मेरा एक सवाल है, नरवरे हाँ जी तो वहीं उसी भूमि के हैं, कालों के काल महाकाल का, तो हाँ ये क्या हाँ। आज्ञा चक्र और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का वो है, तो अपने फिजिकल बॉडी में क्या उसके लिए कोई निर्धारित समय है कि अपना 24 आवर्स में मतलब किस समय सबसे जागृत कर सकते हैं, सबसे सिक्रेशन वो, मतलब उसका कोई निश्चित समय है क्या, टाइम? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है 3:30। अगर जी आप 7:30 बजे सो जाएं, लेकिन ये जी बड़ा कड़वा बोल रहा हूं, मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूँ, जी जी कड़वा सच है, 7:30 बजे सोना होगा और 3:30 बजे उठना होगा। ये मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, आप इसको अपना लें जीवन में, देखें, फिर अगर परिवर्तन नहीं होगा तो मुझे बताइए, डॉक्टर साहब को बताइए। डॉक्टर साहब हमारे एनाटॉमी मास्टर यहाँ सामने बैठे हैं। 7:30-8 बजे आप डीप स्लीपनेस में चले जाइए और अच्छा 3:30 का अलार्म भरिए आप। और ध्यान, आपका जो बॉडी का प्यूरिफिकेशन, बॉडी प्यूरिफिकेशन बहुत सारी चीजें आती है यहाँ। यही नहीं है कि जो आज मैंने बताया आपका, योगा में मन को, अपने बॉडी को शुद्ध करने का जो प्रक्षालन है वो भी इसमें, और लेकिन उसकी क्रिया कभी 1 घंटे की है, वो बुक करना पड़ेगा आपने को। अच्छा अच्छा, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा बस। आप देखिए, फिर आपको लगेगा, आप 3 दिन करने के बाद मुझे फोन लगाए कि नहीं वाकई में चेंजेस आया जी जी, नहीं वो तो है मैं ना। उठ जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, 3:30 पे नींद खुल जाती है, लेकिन मेरा तो मतलब ध्यान तो करता हूँ, तो उस टाइम कोई एक पर्टिकुलर टाइम है क्या कि उस समय नहीं, जो ऐसा आप? कुछ नहीं है, पर्टिकुलर टाइम कुछ नहीं है। बस आप अच्छा ध्यान में लगे रहेंगे। ध्यान में भी ऐसा नहीं कि जो है ध्यान किया अपन ने तो और मन कहीं भाग रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं वो तो वो मतलब उसको खोलने के लिए। 100% पालन करना होगा। डॉक्टर साहब के कितने चैप्टर सुने अपन ने, लेकिन हम जी, सुनते हैं, इस कान से उस कान से निकाल देते हैं। योग बिल्कुल बिल्कुल, चित्त वृत्ति विरोध है। हाँ, ऐसा आत्मानुभूति ध्यान, करनी पड़ती। कि बिल्कुल ऐसा कहते हैं ध्यान में कि अगर पड़ोस में कहीं कहीं बम का एक्सप्लोजन भी हो जाए,
तो भी इफेक्ट नहीं हो, दैट इज नोन एज ध्यान। ओके, घर में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में सब क्लोज। बिल्कुल। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यस यस। और एक हफ्ते ओके, तक करने के बाद मुझे प्रैक्टिकल क्या बताइए आप, इफेक्ट नहीं आए तो मुझे कहिएगा आप कि नहीं मुझे कोई इफेक्ट नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होता है वो तो। थैंक आपकी यू सर। अनुभूति हुई है थोड़ा, लेकिन वो उसको बता पाना मुश्किल है। हाँ, बहुत जी। सारी चीजें हैं। ये जो प्यूरिफिकेशन का तेमनी साहब ने लिखा ना, इसमें बहुत सारी चीजें आगे हैं। आपका जो बंध हमारे लगते हैं, योगा में बंध नाम सुना होगा आपने। हाँ 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 हाँ, है जो ना तीन बस। जो तीन बंध लगाते हैं वो भी ध्यान का पोर्शन है। हम्म। तो वो तीनों बंध लगा तेमनी साहब अपने महात्मा उसमें तो सम्मिलित होंगे? नहीं अभी नहीं हुए? अच्छा। नहीं। Hello, good जी evening. जी बताइए, प्रणाम प्रणाम। Well, thank you very much, Arvind sir, for your जी, in-depth deliberation. Sir, थैंक यू I सो मच। want to know about the title of the book. Actually, या I want to ask. There's a book by Ike Taimni, Self या Culture in the Light of the Ancient Wisdom, या and this book is mentioned as Self Culture in the Light of Occultism. या But the content seem to be same. So या which one is this actually? Same book or two different books? नहीं, बोथ आर, आई होप दे बोथ आर द डिफरेंट बुक्स ना। डॉक्टर साहब आपको क्या कहना है इसमें? Actually, दोनों Rajiv ji, I want to ask you about the books. The book is light in the light of occultism. या But I have the book. I have gone through Yes. Self Culture in the Light of the Ancient Wisdom by Okay. Ike Taimni, वो and the डिफरेंट है content, मैडम। but contents seem to be same. No, That's they why are I'm the. confused. It appears to be the same book. Yeah, You yeah. या just see if in the you just read in the light of occultism. If you don't have that book, Yeah. then we can provide you with a soft copy of that book. Self But culture that, in the light of yeah, occultism, या yeah, chapter 4 and chapter 5. They were yeah, covered by brother Arvind Narware ji today. yeah. And I heard the deliberation. Yeah, yes, yes. yes. So you can go and have a look. I will. तो मैं बाकी सबको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जो है इस किताब को पढ़िए। जिसको किताब नहीं है किसके पास में, वो हमसे But मांग I लेंगे। have gone through that other book. Name is a bit different, title is, but same chapters. तो then it नहीं, appears to be the इन same विच book. बुक्स है? नहीं, इन विच बुक्स, एंशियंट विजडम में अगर अलग से लिखा है तो वो बुक डिफरेंट है मैडम। अच्छा अच्छा, okay. सनातन ज्ञान की जो बुक है, हाँ. अगर उसको आप पढ़ेंगे और उसमें अगर ये चैप्टर है तो वो बुक डिफरेंट है, मेरा ऐसा मानना है। No, yeah, डॉक्टर साहब they're क्या? saying in chapter 4, the control and purification and sensitization of the physical body, then the culture सेल्फ of the कल्चर, lower, yeah, self या culture, yeah. या फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर, Yeah, all are there. या या So it doesn't matter which book you have. If you have the same book, you read both the Yeah. books. I will suggest. You Yeah, compare titles yes. are both a the bit books. different, no? Yeah, yeah, yeah. Okay, इट्स okay. नॉट Thank द you. मैटर। Okay, Yeah. thank you very much. थैंक Thank you. Thank you. Thank you, sir. और कोई हमारे मित्र कुछ और कमेंट या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? तो मैं ये कह रहा था कि जो आज जो फंक्शन, कंट्रोल, प्योरिफिकेशन, सेंसिटाइजेशन के ऊपर जो बात हुई है आई.के. तेमनी जी की, वो हम ज़रूर पढ़ें। हम लोग के सबके अपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अपनी अनुभूतियाँ होती हैं, कुछ अपनी जानकारियाँ होती हैं, और उनको हम उनको साथ में रखते हुए पढ़ें कि वो क्या कहना चाहते हैं कि तेमनी जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से ऑफिशियली कोई ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस टाइप की मेडिटेशन, किस टाइप के योगाभ्यास, किस टाइप का प्राणायाम कुछ लिया जाए। ये कहीं पे भी रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। तो जो एक्टिवेशन ऑफ थर्ड आई या पिट्यूटरी बॉडी या जिसके भी बारे में बात करी जा रही है, वो अरविंद जी के अपने विचार हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उन्होंने शेयर करे हैं। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा है कि हमारा लाइफ का टारगेट जो है, हमें पहले उसको निर्धारित करना है। जो हमारे जो सीनियर्स जा चुके हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर, उन्होंने तो ये बोला है कि फिज़िकल बॉडी से और इथरिक डबल से ज़्यादा खिलवाड़ ना करा जाए, चक्रों से ज़्यादा खिलवाड़ ना करा जाए। अगर आपके पास में, जैसे अरविंद जी ने कहा, कोई सक्षम गुरु है
जो आपको गाइड कर सकता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, जिसको आप विश्वास करते हैं और जिसको आप ठीक से फॉलो कर सकते हैं, तो फिर आपका और उस गुरु के बीच का मामला है। मगर हमारे को अपनी तरफ से ध्यान रखना है इस बात का कि हम जो हैं बिल्कुल हम बिल्कुल सर। हाँ जी, हम अपने आप को इस बात का ध्यान रखें और आगे बढ़ें इस लाइन पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। बिल्कुल सर। आपने जो है जी हमारे सर। को काफ़ी सोचने पे हमारे जो मेंबर्स जो अटेंड कर रहे थे, इनको आपने सोचने पे जो है एक करके पुश करा है इस लाइन पे। सर हाँ जी, हाँ। थैंक यू सर। और कई लोग जो हैं हमारे यहाँ पे जो इस किताब को चाहते हैं, जो मैं कह रहा था, तो या तो माथुर जी या मेरे को आप व्हाट्सएप या ईमेल जैसे भी कर सकते हैं, तो वो हम हमारे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है किताब की, वो हम दे सकते हैं। अरविंद जी, ये मैं पूछना चाह रहा था, जो हिंदी ट्रांसलेशन है डॉक्टर आर एस गुप्ता जी की, वो अवेलेबल जी कहाँ है? वो क्या इंडियन सेक्शन में अवेलेबल है? लोग खरीदना चाहें हिंदी में तो? हाँ सर, विक्रम लॉज में है सर। नहीं नहीं, नहीं, इंडियन इंडियन से आप। सेक्शन की है, इंडियन सेक्शन में है। इंडियन ओके सेक्शन में भी है सर। ओके ओके अगर ओके। कुछ चाहिए तो मेरे को आप डाल दीजिए कितनी बुक्स में भी आप रहेंगे अपन वहाँ। 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वहाँ रहना है। तो जी जो जी। चाहे, जो जितने रिकमेंडेशन जो चाहे अपन उतनी बुक्स ले लेंगे वहाँ से। हाँ, नहीं तो डायरेक्टली भी जो मंगवाना चाहता है अपने बाय पोस्ट, वो वो भी इंडियन इंडियन हाँ सेक्शन से सेक्शन से मंगा सकते मंगवा हैं। सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। सर। तो मेरे ख्याल से माथुर जी और अरविंद जी, और कोई सवाल तो नहीं लग रहे हैं किसी के? अगर कोई हैं तो ज़रूर बोल दें, नहीं तो हम आज की मीटिंग फिर क्लोज करते हैं। बहुत बहुत बस मुझे धन्यवाद सर नरवरे जी, बहुत अच्छा टॉक आपने दिया। एक मैसेज डालना था सर, आज सभी मेंबर हैं 10-12 कि सर इसको विक्रम राज को पूरे भारत को समर्पित किया है। और जो भी कोई यहाँ आना चाहे, बस कंडीशन उसमें ये है, इंडियन सेक्शन ने जो मुझे परमिशन दिया है कि ये विक्रम राज उज्जैन इज नॉट द टूरिस्ट प्लेस। अगर कोई किताबों की स्टडी करने के लिए 2 दिन 4 दिन 5 दिन, और हमारे यहाँ किताबें बहुत है सर। विक्रम राज को जो लोग यहाँ विजिट किया है, अभी इसके पांडे साहब आए थे, उन्होंने बोला आपके यहाँ अथाह भंडार है, समुद्र है आपके यहाँ। हमारे यहाँ कुरान होगा सर करीब 6 किलो का, गुरु ग्रंथ साहिब होगा 5 किलो का। उसको पढ़ने वाला चाहिए बस। हमारा लाइब्रेरियन रोज साफ करके किताबों को अंदर रख देता है, और पढ़ने वाले बहुत कम है। तो सबसे निवेदन है कि जो भी उज्जैन आना चाहे अपनी किताबों की स्टडी के लिए, टीएस की स्टडी के लिए आना चाहे तो स्वागत है। मुझे 10 दिन पहले बता दें तो मैं पूरी तैयारी, लॉजिंग बोर्डिंग की पूरी व्यवस्था है, बस मुझे इन्फॉर्म कर दें। देन स्टडी जब आपकी हो जाए, then secondary you go to the Maheshwara, you go to the Khandwa, you go to the Mahakaleshwar, you go to the Omkareshwar, no problem. But first priority is the study of the TS books at Vikram Raj Ujjain. तो इसमें Thank you so अरविंद much, जी, sir. क्या मेंबर आप मेंबर्स के लिए है ये जो आप फैसिलिटी बता रहे हैं, Only, टीएस के only मेंबर्स के लिए? mention करो एंड आपका बुक्स जो है, जो आपकी बुक्स आप चाहते हैं कि इस बुक पे स्टडी करना है, वो यहाँ आकर बिफोर लंच 2 घंटा, आफ्टर लंच 2 घंटा, एंड देन यू आर फ्री, कहीं भी जाएं आप। और आप लॉजिंग ये इंडियन बोर्डिंग जो सेक्शन आप, से मुझे जो अनुमति जी जी जी, वो उसके क्या चार्जेस लेते हैं, ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कुछ? 500 नॉमिनल चार्ज है सर, उसमें खाना रहना सब आ गया 500 पर डे है कि 500 3-4 दिन, क्या सर। मतलब कैसा है ये? आवाज आ रही? जी जी बताइए, 500 नहीं, पर ये डे पर है? डे सर, पर डे क्योंकि है 500 रुपीज़? हाँ पर ठीक है डे, ठीक है। पर डे, बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जी जी, अब लोगों को मालूम हो ना। थैंक यू सो मच सर, सर थैंक यू सर। जी जी जी। उसमें डिनर, मेरे ख्याल लंच, से ब्रेकफास्ट, हाँ हाँ, स्नैक्स क्या। बहुत बढ़िया हाँ बहुत जी, बढ़िया, ये अच्छी बात है। अब मैं क्या, अशोक लोखंडी जी आप कुछ थैंक। बोलना चाह रहे हैं? जी जी। हेलो। हाँ प्रणाम बोलिए। सर, आवाज। लोखंडे साहब प्रणाम सर। हाँ, अरविंद जी, जी स्पेशली प्रणाम। आपका जी ये मिला जी मैसेज। आपने जो जी आज विषय लिया थोड़ा क्लिष्ट और कठिन है समझने में, सर। और जी फिर भी आपने जो प्रयास किया उसको सरल बनाने का, उसके लिए थैंक यू मैं सर, आपका अभिनंदन करता हूँ। और राजीव थैंक यू डॉक्टर सो मच साहब सर। ने जो बताया कि थियोसॉफी ने कहीं कोई मेथड रिकमेंड नहीं किया है। दूसरी बात, अपनी फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी से बलात् कोई छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें अपने आप उदित हो जाती हमारे अंदर।
और हमें बिल्कुल बिल्कुल सुपर नेचुरल पावर की पहले तो एहसास होना शुरू हो जाता है और बाद में निश्चित रूप से अनुभूति होने लगती है। तो जी। आपका जो आज का जो प्रयास है, जो चीज़ें आपने बताई है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और थैंक यू आयोजक को सर। भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कठिनतम विषय पर वो गोष्ठी वार्ता आयोजित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्रणाम, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद लोखंडे जी। जी तो मेरे और कोई हमारे मित्र कुछ बोलना चाहेंगे? तो शांति मेरे पाठ ख्याल करेंगे। से जी जी, अब हम मेरे ख्याल से अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं। आपका दोबारा धन्यवाद करते हुए कि अरविंद जी बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आपका कि आप आए और आपने हमारे को इस विषय के बारे में बताया। तो अब हम मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। जी जी। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ ओ हिडन हिडन लाइफ लाइट वाइब्रेंट इन, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव embracing all in oneness, ओ हिडन लव embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।